अगर स्टोरी अपलोड करने से अगर ऑथर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक न मारे। आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम आपकी स्टोरी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज पहले ही स्ट्राइक न मारे। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और अगर स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और इन दोनों का लिंक चैनल के में मेन पेज पे दिया गया है। स्वागत है आपका हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर। आप देख रहे हैं इनफिडेलिटी इन लव एपिसोड 31। मीरा, क्या हुआ? तुम अचानक इतनी ज्यादा नर्वस क्यों लग रही हो? देखो, मैं तुमसे ये सवाल बस यूं ही पूछ लिया था। अगर तुम्हें इस वक्त जवाब देने का मन नहीं तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान? मीरा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी माँ की इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि इस लॉकेट को लेकर उसके मन में खुद ही काफी अजीबोगरीब सवाल मौजूद थे, जिसके जवाब अब तक मीरा ढूंढने में नाकामयाब रही थी। मीरा शर्मा के पास इस वक्त अपनी माँ को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। कुछ पाल बिल्कुल शांत रहने के बाद मीरा ने अपनी माँ से कहा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी माँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। दरअसल माँ, मैंने ये लॉकेट हमारे स्कूल के पास वाली देवी माँ के मंदिर के बिल्कुल ठीक बाहर लगी एक छोटी सी दुकान से लिया था। वो उस दिन मेरे एक्सीडेंट होने से बस कुछ समय पहले ही, जब मैं वहां देवी माँ के दर्शन के लिए गई थी मंदिर के पास से। हाँ। अपनी बेटी मीरा शर्मा की कही गई बातों को सुनकर राधिका शर्मा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। वैसे तो राधिका शर्मा ने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी की खराब स्थिति की वजह से कुछ खास महंगी ज्वेलरीज नहीं पहनी थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें कीमती ज्वेलरी और किसी छोटे से दुकान से खरीदी गई एक आम सी लॉकेट में फर्क नहीं पता था। उन्होंने अपने खुद के ही घर में अपने बड़े भाई की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लगने के बाद उनकी पत्नी को अक्सर कुछ महंगे ज्वेलरीज में देखा था, जो कि उसकी भाभी अक्सर उनकी गरीबी की हालत में उन्हें अपनी उन कीमती चीजों की उन खूबसूरती और चमक को दिखाकर और भी ज्यादा खराब महसूस करवाया करती थी। और बिल्कुल उसी तरीके की एक महंगी और प्रीमियम किस्म की चमक इस गले के लॉकेट से भी आ रही थी, हालांकि यह उन सभी चीजों से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत और कीमती दिख रहा था। वैसे तो राधिका शर्मा को अपनी बेटी मीरा की कही गई बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि मीरा के पास उनसे झूठ बोलने की शायद कोई भी वजह नहीं है, और वो खामोखा अपनी बेटी के ऊपर कोई शक भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए राधिका शर्मा ने मीरा की बातों को मानते हुए अपने उन ख्यालों को नजरअंदाज कर दिया और मीरा को अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। हम तो ऐसी बात है, ठीक है मीरा, जो और अपने कमरे में जाकर कुछ समय मुंह हाथ धोकर आराम करो। डिनर तैयार हो जाने के बाद मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी। अपनी माँ की कही गई बात को सुनने के बाद मीरा बिना कुछ कहे चुपचाप पलटकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचने के बाद मीरा ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपने हैंडबैग में मौजूद पैसों को कहीं ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे इन पैसों को किसी ऐसी जगह छुपाना था जिससे कि राधिका शर्मा इन्हें गलती से भी ना देख ले, क्योंकि अक्सर मीरा के घर पर न होने के वक्त राधिका उसके कमरे की साफ सफाई किया करती थी। मीरा इस वक्त इन पैसों को ठिकाने लगाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने कमरे के छत पर पड़ी, जहां पर एक सफेद कलर के बड़े से पन्ने पर किसी ने हाथ से चित्र बनाकर चिपका रखा था, जो कि काफी अजीब था। न जाने क्या हुआ, लेकिन मीरा ने तुरंत उसके बिल्कुल ठीक नीचे एक टेबल लाकर लगाया और उसी टेबल पर चढ़कर मीरा ने बड़े ही तेजी में उस पेपर को एक साइड से छत से खींचकर हटाया। जैसा कि मीरा ने अंदाजा लगाया था, ये घर काफी पुराना था और कितने ही जगह से टूट भी चुका था। इसी वजह से अपने कमरे के छत पर सफेद रंग के कागज पर कुछ रंग बिरंगे डिजाइन बना हुआ देख मीरा ने तुरंत ही यह अंदाजा लगा लिया कि यहाँ भी जरूर कुछ ऐसा ही मामला है। और जैसा मीरा ने सोचा था, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसे कागज के हटते ही मीरा की आंखों के सामने छत पर एक दरार साफ साफ नजर आने लगा, जो कि सामने से तो देखने में एक छोटी सी दरार लग रही थी, लेकिन उसके अंदर खोखला होने की वजह से काफी सारी जगह मौजूद थी। बिल्कुल परफेक्ट। मीरा शर्मा को जिस चीज की तलाश थी, ये बिल्कुल वैसा ही था। बिना कोई समय गंवाए तुरंत मीरा अपने टेबल से वापस उतरी और फिर अपने बिस्तर पर रखे वो उस हैंडबैग को उठाकर वापस जाकर उसे टेबल के सहारे ऊपर चका उस हैंडबैग को उस दरार में बड़े ही आसानी से छुपा कर रख दिया। इसके बावजूद भी वहां पर काफी सारी अच्छी खासी जगह बची हुई थी। हालांकि उसमें मीरा को कुछ चॉकलेट्स और चिप्स की पैकेट भी मिले, जिसे मीरा अच्छी तरीके से जानती थी। अपने इन पैसों का भी ही अच्छी तरीके से ठिकाना लगाने के बाद मीरा शर्मा ने एक लंबी राहत भरी सांस ली। अब मीरा को फिलहाल के लिए तो उन पैसों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। कुछ समय बाद लगभग रात के 10:30 में मीरा शर्मा अपनी मां राधिका के साथ डाइनिंग हॉल में डिनर करने के बाद अपने कमरे में वापस लौट चुकी थी और इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी। आज का दिन मीरा शर्मा के लिए थोड़ा लंबा रहा, जिसकी वजह से उसे थोड़ी थकान सी हो गई थी। इस वक्त मीरा अपने बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी।
दरअसल कल का दिन मीरा शर्मा के लिए कुछ खास होने वाला था। कल मीरा या फिर जानवी अपनी जिंदगी में पहली बार फाइनली एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्कूल जाने वाली थी, जिसके लिए वो अपने मन में हल्की सी नर्वस और थोड़ी एक्साइट भी थी। हालांकि मीरा को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि उसकी यह आखिरी कुछ दिनों की बची हुई एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ये स्कूल लाइफ नहीं चलने वाली। मीरा को उसे स्कूल के अंदर अपनी चचेरी बहन काव्य और अपना वो प्यार जिसने उसे सिर्फ एक खिलौना समझा शेखर दोनों ही मिलने वाले थे। वैसे तो मीरा अगर चाहती तो हॉस्पिटल से बस कल ही डिस्चार्ज होने की बात कहकर वो कुछ दिनों के लिए अच्छी खासी छुट्टी ले सकती थी, जिसके लिए खुद उसकी मां राधिका शर्मा ने भी कहा था। लेकिन मीरा का ऐसा करने का कोई भी प्लान नहीं था। वैसे भी उसके ग्रेजुएशन के दिन काफी करीब आ चुके थे और मीरा ने अपनी पिछली जिंदगी में कुछ खास पढ़ाई वाली चीजों पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरा इस जीवन में अपनी बची हुई इस नॉलेज को प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि यह सब इतना आसान तो नहीं होने वाला था, उसे अपने इस रास्ते में काफी सारी मुश्किलें मिलने वाली थी और मीरा को कुछ लोगों से अपना हिसाब भी बराबर करना था। टू बी कंटिन्यूड एपिसोड 32। अगले दिन सुबह के 5:30 बजे सुबह की हल्की सी ठंड के बीच निकलती हुई सूरज की किरणें खिड़कियों से होकर मीरा शर्मा के कमरे में आ रही थी। वो सीधे मीरा के बिस्तर पे जाकर पड़ रही थी। हालांकि इस वक्त मीरा शर्मा अपने बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि वो सूरज निकलने से कुछ समय पहले से ही उठकर अपने एक्सरसाइज करने में लग चुकी थी और इस वक्त वह अपने हाथों की ताकत और अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों के सहारे खुद के दोनों पांव को हवा में करके अपना बैलेंस काफी समय से वैसे ही बनाए हुए थी। कल के दिन रायचंद ज्वेलरी स्टोर के बाहर कुछ बदमाशों से हुई अपनी लड़ाई में मीरा को यह एहसास हो चुका था कि इस वक्त यह नौजवान शरीर काफी ज्यादा कोमल और कमजोर है, जो कि मीरा की स्किल्स और अटैक्स से बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा था और न ही यह शरीर इस वक्त अपनी हालत में मीरा के एग्रेशन और उसकी पर हिसाब ताकत को झेल पाता। यही वजह थी कि मीरा शर्मा ने कल ही इस बात को डिसाइड कर लिया था कि वो जल्द से जल्द अपने इस नए शरीर को इतना तो मजबूत बना ही देगी कि वो उसकी ताकत कुछ हद तक बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मीरा को नहीं पता था कि कब कोई ऐसा समय आ जाए जब उसे अपने कुछ पुराने दुश्मनों का सामना करना पड़े। मीरा के दुश्मन कल सड़क पर मिले उन छोटे बदमाशों की तरह नहीं थे, बल्कि वो सभी अपनी फील्ड में एक टॉप क्लास के फाइटर और एक काफी जानी मानी शख्सियत थे, जिनका सामना मेरा अभी फिलहाल अपनी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वैसे तो मेरा अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रांग बनाना चाहती थी, लेकिन उसका ये शरीर अचानक से इतना सारा बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मीरा को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इसलिए आज उसने अपनी शुरुआत कुछ हल्के वर्कआउट से की, जिससे कि वो अपने शरीर की बेसिक लिमिट्स को थोड़ा बढ़ा सके। यूं ही पूरे 15 मिनट तक अपने हाथों पर ऐसे बैलेंस बनाने के बाद मीरा अब धीरे से बिना अपने कदमों की धाम की आवाज निकले आराम से अपने पैरों पर उतर जाती है और 1 मिनट के लिए वही अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठने के बाद अपनी आंखों को बंद कर कुछ समय तक कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम किया और फिर फ्रेश होकर अपने स्कूल के लिए रेडी होने चली गई। कुछ समय बाद नोक नोक, मीरा क्या तुम उठ चुकी हो? आज तुम्हें अपने स्कूल के लिए जाना है। दरवाजे पर नोक करने के बाद अपनी बात कहते हुए कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर की तरफ जाती है। माँ, मीरा तुम तो पहले से ही तैयार हो चुकी हो। लगता है तुम इतने दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद अपने स्कूल लौट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। राधिका ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ मीरा को पुकारते हुए गई, अपने सामने के नजारे को देख वो एक पल के लिए थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि जो मेरा अक्सर अपने स्कूल जाने के लिए देर से उठने की वजह से लेट हो जाया करती थी, वो आज राधिका शर्मा के द्वारा जगह जाने से पहले ही अपने स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होकर अपने बैग पैक कर रही थी। इस वक्त मीरा शर्मा अपने स्कूल के ब्लैक एंड व्हाइट के ड्रेस कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अपनी बेटी मीरा के उसे खूबसूरत चेहरे और उन खूबसूरत नीली आंखों में मौजूद चमक को देख राधिका शर्मा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मीरा की तरफ बढ़कर नीरज शर्मा मुलायम और खूबसूरत काले बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ, लगता है मेरी बेटी मीरा अब सच में बड़ी हो चुकी है। अचानक अपनी कितने सुबह सुबह अपने कमरे में आता हुआ देख मेरा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, माँ आपको ये कैसी बातें कह रही है? आखिर आपकी बेटी मीरा आपके सामने हमेशा आपकी वही मीरा रहेगी जो हमेशा से थी। क्या बात है मीरा, मेरी प्यारी बेटी, आजकल तुम सच में काफी प्यारी प्यारी बातें करने लगी हो। चलो अब अपनी यह शहर जैसी मीठी मीठी बातें बंद करो और जल्दी से मेरे साथ नीचे चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा है। अपनी मां राधिका शर्मा के इतना कहने के बाद मीरा ने अपने हैंडबैग को उठाया और अपनी मां राधिका शर्मा के बिल्कुल ठीक पीछे पीछे नीचे की ओर चली गई। बस अगले 15 मिनट के अंदर हाल में बैठकर अपना नाश्ता बड़े ही तेजी के साथ करने के बाद मीरा के अब स्कूल जाने का समय हो चुका था। मीरा एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और उसकी उम्र अब लगभग 18 वर्ष की हो चुकी थी। वैसे तो अभी उसकी स्कूल के शुरू होने में लगभग 30 मिनट से लेकर 45 मिनट का समय बचा हुआ था। वैसे तो मीरा अब एक गाड़ी ड्राइव करने के हिसाब से अपनी सही उम्र को पार कर चुकी थी और उसके स्कूल के काफी सारे साथी, जिसमें उसकी वो चचेरी बहन भी मौजूद थी, वो सभी ज्यादातर अपनी स्कूटी या फिर कुछ आमिर अपनी कार से आया करती थी।
हालांकि मीरा शर्मा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे अपने घर से स्कूल तक पैदल ही चलकर जाना पड़ता था, इसलिए मीरा अक्सर अपने घर से समय के कुछ वक्त पहले निकला करती थी। हाल में लगे घड़ी में समय देखकर मीरा ने अपनी मां को पुकारा, जो कि इस वक्त किचन में कुछ काम कर रही थी। मीरा ने अपनी मां को पुकारकर उनसे अपने स्कूल जाने की बात कही, जिसे सुनते हैं तुरंत राधिका शर्मा अपनी बेटी मीरा के लिए अपने पर्स में से 100 का नोट निकालकर लेकर आई और तुरंत मीरा के हाथों में उसे पकड़ा दिया। ये लो मेरा तुम्हारा आज के 100 रुपए, इन्हें अपने लंच टाइम में इस्तेमाल करना और जो पसंद आए उसे खरीद कर खा लेना। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 33। जैसे ही मीरा शर्मा हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मां को पुकारते हुए उनसे अपने स्कूल जाने की बात कहती है, जिसे सुनते ही राधिका शर्मा, जो कि इस वक्त किचन में कुछ काम कर रही थी, वो तुरंत हड़बड़ाहट में मीरा को पुकारते हुए अपने सारे काम छोड़कर मीरा शर्मा के पास आती है और हॉल में ही रखे हुए अपने हैंडबैग से 100 का नोट सीधे बाहर निकालकर मीरा को देते हुए कहती है, ये लो मीरा, तुम्हारी आज की पॉकेट मनी, इससे तुम अपने लंच के समय में जो मन आए वो खरीद कर खा लेना। और हाँ, इनमें से पैसों को बचाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी तरीके से मालूम है तुम अक्सर अपनी लंच के पैसे जो मैं तुम्हें दिया करती हूँ उसमें से तुम अक्सर कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती हो। इस वक्त तुम्हारा ये सब सोने का समय नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपनी उम्र के बच्चों की तरह मौज मस्ती करो। अचानक अपनी मां को यूं खुद को 100 रुपए का नोट देता देख मीरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है और चुपचाप राधिका शर्मा के हाथों में पकड़े हुए उसे 100 रुपए की नोट की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। दरअसल अब मीरा को इन 100 रुपए की नोट की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास इस वक्त इतने सारे पैसे आ चुके थे कि उनके सामने यह 100 रुपए का नोट बहुत ही कम वैल्यू रखता था। लेकिन इसके बावजूद भी मीरा वह पैसे लेने का फैसला करती है, क्योंकि मीरा शर्मा पहले अक्सर अपनी मां राधिका शर्मा से यूं ही स्कूल जाने से पहले 100 का नोट लिया करती थी, क्योंकि उसके स्कूल अक्सर शाम को देर तक चलते थे और इतने समय तक राधिका शर्मा के द्वारा बनाया गया लंच फ्रेश नहीं रहता पाता था। हालांकि वैसे तो आजकल के दिनों में 100 रुपए में उतना ज्यादा कुछ खास खाने का सामान नहीं आया करता था जिसमें मीरा एक स्वादिष्ट घर पर खाना खा सके। लेकिन मीरा शर्मा इसके बावजूद भी अपनी मां को यूं फैक्ट्री में मेहनत करता देख, इन पैसों को कामता देख उन 100 रुपए में से भी कुछ पैसे अक्सर बचाने की कोशिश किया करती थी। मीरा अपने हाथों को आगे बढ़कर राधिका शर्मा के हाथों से उन 100 रुपए के नोटों को ले लेती है और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ राधिका की तरफ देख उससे कहती है, थैंक यू मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन पैसों का बिल्कुल ठीक तरीके से इस्तेमाल करूंगी। ठीक है माँ, तो अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे अपने स्कूल के लिए आज पहले दिन ही देर हो जाएगी। राधिका शर्मा से इतना कहने के बाद अपने हाथों को हिलाते हुए राधिका शर्मा की तरफ पलट कर देख उसे बाय करके मीरा अपने बैकपैक को टांग कर घर से बाहर निकल गई। अपने घर से बाहर निकलते ही मीरा शर्मा को अपने आसपास के इलाकों में कुछ एक जैसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। इस वक्त लगभग इलाके के काफी सारे बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने अपने घर से निकल रहे थे। हालांकि उन बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म मीरा शर्मा से थोड़ी अलग थी, क्योंकि मीरा की मां राधिका शर्मा ने उसे इन बच्चों से थोड़े से बेहतर स्कूल में एडमिशन करवाया था, जो कि वैसे तो शहर का सबसे बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें शहर के कुछ अच्छे खासे अमीर घर के लड़के और लड़कियां भी पढ़ाई किया करती थी। वैसे तो ये सभी लड़के लड़कियां मीरा के घर के आसपास से ही निकल रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी मीरा शर्मा को उतना कुछ खास जाना पहचाना या फिर करीब महसूस नहीं हो रहा था। मीरा के घर और स्कूल के बीच लगभग 20 से 40 मिनट की पैदल चलने की दूरी थी, जिसे अगर मीरा चाहती तो अब अपने पास आए इतने सारे पैसों के कारण आराम से एक टैक्सी कार बुक कर वहां तक जा सकती थी। लेकिन मीरा शर्मा ने ऐसा करने के बजाय उल्टा अपने घर से कुछ दूरी पर आने के बाद वहां से अचानक दौड़कर स्कूल के लिए जाने लगी। दरअसल मीरा ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो अपना स्टेमिना को थोड़ा बढ़ा सके। ये मीरा शर्मा के लिए हर रोज की एक बेसिक ट्रेनिंग हो सकती थी, जिससे कि मीरा सुबह सुबह अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए बिना कोई एक्सरसाइज किया भी फायदा पा सकती थी। सड़कों के किनारे से बिल्कुल किसी हवा की तरह तेज रफ्तार में दौड़ती हुई मीरा बस अगले कुछ ही मिनट में आधे घंटे का सफर करके अपने स्कूल के गेट्स तक पहुंच चुकी थी। हालांकि इतनी तेज रफ्तार में दौड़ते हुए यहां आने की वजह से मीरा शर्मा इस वक्त थोड़ी गहरी सांस ले रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे संवारते हुए अपना सिर उठाकर अपने सामने की तरफ देखा। इस वक्त मीरा शर्मा ठीक अपने स्कूल के सामने खड़ी थी, जिसके गेट पर लगे बोर्ड्स पर काफी बड़े बड़े अक्षरों में उस स्कूल का नाम लिखा हुआ था, पीएन सेंट्रल स्कूल। ये स्कूल इस इलाके के कुछ सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था। हालांकि ये टॉप क्लास का तो नहीं था, लेकिन मीरा के इलाके से आने वाले बच्चे जिस स्कूल में जाया करते थे उससे तो काफी हद तक बेहतर था। एक गहरी सांस के साथ मीरा अपने बैकपैक को कसकर अपने हाथों में पकड़कर अपने चेहरे पर एक हल्की सी छोटी मुस्कुराहट के साथ अपने कदम स्कूल के मेन गेट से होते हुए अंदर की ओर बढ़ती है।
वैसे तो मीरा आज अपने स्कूल शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मीरा को अपने आसपास से काफी अलग अलग जगह से आते हुए स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे, जो कि बिल्कुल उसके ठीक पीछे स्कूल के में गेट से एंट्री ले रहे थे। अपने घर से यहाँ तक दौड़ कर आने की वजह से इस वक्त मीरा शर्मा का गला पूरा सूख रहा था। अपनी मां राधिका शर्मा के द्वारा दिए गए 100 रुपए के नोट से अपने ही स्कूल के अंदर मौजूद कैंटीन से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने की सोची और उस ओर जाने लगी। मीरा, हालांकि इस वक्त मीरा अपने रास्ते जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी हुई आवाज में किसी लड़के ने पुकारा। मीरा शर्मा ने जैसे ही अपने पीछे से आए उस लड़के की आवाज को सुनकर पीछे पलट कर देखा। अपने सामने खड़े उस लड़के को देखकर मीरा की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसा कि मीरा ने सोचा था, यह आवाज सच में शेखर की ही थी, एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष के बीच की थी और वो देखने में भी अच्छा खासा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ लगभग 5.11 से 6 फीट की हाइट वाला लड़का था। यह अट्रैक्टिव लुक्स और पर्सनैलिटीज के साथ मीरा के सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि शेखर था, जिसने कि मीरा की चचेरी बहन के साथ मिलकर उसके फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था और जिसकी वजह से मीरा को अपनी इस उम्र में एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा और अपने प्यार के धोखे के सदमे में अचानक हुए एक्सीडेंट की वजह से उसे हॉस्पिटल्स तक होना पड़ा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 34 मीरा। हालांकि इस वक्त मीरा अपने रास्ते जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी हुई आवाज में किसी लड़के ने पुकारा। मीरा शर्मा ने जैसे ही अपने पीछे से आए उस लड़के की आवाज को सुनकर पीछे पलट कर देखा। अपने सामने खड़े उस लड़के को देखकर मीरा की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसा कि मीरा ने सोचा था, यह आवाज सच में शेखर की ही थी, एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष के बीच की थी और वो देखने में भी अच्छा खासा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ लगभग 5.11 से 6 फीट की हाइट वाला लड़का था। यह अट्रैक्टिव लुक्स और पर्सनैलिटीज के साथ मीरा के सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि शेखर था, जिसने कि मीरा की चचेरी बहन के साथ मिलकर उसके फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था और जिसकी वजह से मीरा को अपनी इस उम्र में एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा और अपने प्यार के धोखे के सदमे में अचानक हुए एक्सीडेंट की वजह से उसे हॉस्पिटल्स तक होना पड़ा। इस वक्त शेखर को अपनी आंखों के सामने यूं खड़ा देख अपना नाम पुकारते हुए सुन मीरा अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशनल एक्सप्रेशन के पलटकर शेखर की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। शेखर, यही वो एक वजह था जिसकी वजह से मीरा शर्मा को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था और अचानक एक एक्सीडेंट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और जिसकी जगह जानवी ने ले ली थी। वैसे तो एक तरीके से शेखर ने मीरा शर्मा के साथ जो किया था वो जानवी के लिए ही एक फायदे का सौदा निकला, जिसकी वजह से जानवी को मीरा शर्मा के शरीर में आकर एक दूसरा मौका मिला। एक तरीके से तो उसे शेखर का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त मीरा शर्मा के मन में शेखर के लिए गुस्से से भारी नफरत की आग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शेखर और उसकी बहन काव्या ने जैसी हरकत मीरा शर्मा के साथ की थी, बिल्कुल ठीक वैसे ही जानवी ने भी अपनी पुरानी जिंदगी में एक्सपीरियंस की थी, जहां उसके वही अपने जिनके लिए जानवी ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन्होंने ही समय आने पर जानवी को एक इस्तेमाल किए गए खिलौने की तरह खेल कर फेंक दिया। उसकी मां का सिर्फ उसे अपने काबू में रखने के लिए इस्तेमाल किया और उसके दिल की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। अपने जीवन की वो पुरानी यादें अचानक अपनी आंखों के सामने आने की वजह से मेरा इस वक्त अपने अंदर एक अजीब ही गुस्सा महसूस कर रही थी। उसने बड़े ही गंभीर अंदाज में शेखर की तरफ देख उसे एक शब्द में सवाल किया, क्या? वैसे तो मीरा शर्मा इसी वक्त शेखर और काव्या को उनके द्वारा मीरा शर्मा के साथ की गई गलतियों की सजा देना चाहती थी, लेकिन वो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करती। मीरा शर्मा एक कमजोर लड़की थी जिसके पीछे ना ही तो कोई पावरफुल बैकग्राउंड था और ना ही उसके पास कोई इतना पावरफुल और बड़ा परिवार था जो कि मीरा के किसी परेशानी में फंसने पर उसकी मदद कर सके, जैसा कि शेखर और काव्य के पास था। मीरा अभी फिलहाल की अपनी हालत में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी जिससे कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ बिना मतलब ही आकर्षित हो, क्योंकि अगर इस वक्त मीरा ने कोई परेशानी क्रिएट की तो उसका परिणाम उसे काफी बुरे तरीके से झेलना पड़ सकता है। यही वजह थी जिसके कारण मीरा शर्मा ने यह डिसाइड किया था कि अगर ये दोनों शेखर और काव्य बेफालतू में उसके मामले में अपनी टांग नहीं अड़ते तो फिर मीरा भी फिलहाल के लिए उन दोनों से कोई वास्ता नहीं रखेगी और वो मीरा शर्मा के बदले के लिए कुछ समय और इंतजार करेगी। दूसरी तरफ इस वक्त अचानक मीरा शर्मा को अपनी आंखों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक खराब देख शेखर ने थोड़े आश्चर्य और अपने मन में हल्के से पछतावे के साथ मीरा की तरफ देखा, उसे सवाल किया, मीरा, क्या तुम ठीक हो? दरअसल शेखर ने कभी भी मीरा को यूं चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। वैसे तो शेखर मीरा को कोई खास पसंद नहीं करता था, लेकिन इस वक्त उसके अंदर उसने मीरा के साथ थे जैसा किया था उसकी वजह से शेखर को एक गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने तो बस मीरा की चचेरी बहन काव्य के द्वारा लगाए गए शर्ट की वजह से मीरा की फीलिंग्स के साथ एक छोटा सा खेल खेला था,
लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मीरा को उसे खेल के सदमे की वजह से एक इतना खतरनाक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस वक्त अपनी आंखों के सामने मीरा को ठीक ठाक बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ा देख शेखर को थोड़ा कम पछतावा महसूस हो रहा था। और क्या, शेखर की बातों को सुनकर मीरा ने अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बड़े ही कड़वे अंदाज में सीधे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे पूछा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और मैं तुमसे ये पूछा क्या तुम ठीक हो, लेकिन तुम ये। अचानक मीरा शर्मा को इतने अजीब और इतनी बदतमीजी से बातें करता सुन शेखर थोड़े हैरानी के साथ मीरा से सवाल करता है, क्या तुम अंधे हो? कहीं तुम्हारी आंखों ने सच में काम करना बंद तो नहीं कर दिया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो और मेरी नजरों के सामने से दूर चले जाओ। मीरा शर्मा ने एक और बार शेखर को बड़े ही कड़वे और सीधे अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर शेखर काफी हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मीरा शर्मा जैसी इतनी कोमल और प्यारी लड़की कभी उसे इतनी बदतमीजी में बातें कर सकती है। शेखर काफी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मीरा के साथ हुआ तो हुआ क्या है। अचानक से मीरा शर्मा की पर्सनैलिटी इतनी बदल कैसे गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी फिल्मों की तरह उस कार एक्सीडेंट में मीरा का कोई आत्मा वात्मा बदल गई हो? शेखर को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में अभी अभी जो बातें सोची थी वो असलियत में बिल्कुल सच थी। बिल्कुल मीरा के शरीर में अब उसके एक्सीडेंट के बाद से ही उसकी आत्मा नहीं थी, बल्कि यह तो जानवी खुराना की आत्मा थी, जो कि इस वक्त मीरा के शरीर में मौजूद थी। क्यों, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? मीरा ने अचानक बड़े ही शांत तरीके से यह सवाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय पहले मीरा ने शेखर से कोई बदतमीजी की ही नहीं हो। इस वक्त हाल से गुजरते हुए कुछ स्टूडेंट्स मीरा और शेखर के बीच की बातें सुन रहे थे, जिसकी वजह से शेखर अभी काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा था। मीरा इस वक्त शेखर ने पलटकर मीरा की बातों का जवाब देते हुए कुछ कहने की कोशिश की, हालांकि तभी अचानक, क्या बात है? क्या यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अचानक मीरा और शेखर को एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। अब आगे एपिसोड 35। इस वक्त हाल से गुजरते हुए कुछ स्टूडेंट्स मीरा और शेखर के बीच की बातें सुन रहे थे, जिसकी वजह से शेखर अभी काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा था। मीरा इस वक्त शेखर ने पलटकर मीरा की बातों का जवाब देते हुए कुछ कहने की कोशिश की, हालांकि तभी अचानक, क्या बात है? क्या यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अचानक मीरा और शेखर को एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। अचानक मीरा शर्मा के पीछे से आई इस आवाज को सुनते हैं आसपास से गुजर रहे लगभग सभी स्टूडेंट्स घूर घूर कर मीरा के पीछे की तरफ ही इस दिशा में उसे शख्स की ओर देखने लगे। मीरा के बिल्कुल ठीक सामने खड़े शेखर ने भी अपने चेहरे पर बड़े ही आश्चर्य भरे एक्सप्रेशन के साथ मीरा को पीछे से आवाज लगाने वाले शख्स की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। न जाने क्यों, लेकिन अपने सामने खड़े उसे शख्स को देख शेखर के चेहरे पर एक अजीब सी निराश नजर आ रही थी। वो खुश नहीं लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कहना क्या चाहती हो? अचानक शेखर के मुंह से निकले हुए बातों में हल्की सी नाराजगी और चेहरे पर बेचैनी भारत एक्सप्रेशन देख मीरा भी हल्की सी उत्सुक हो गई। इसके बाद मीरा शर्मा तुरंत पीछे की तरफ पलटकर देखती है। उसके बिल्कुल ठीक सामने शक्ल सूरत और अपनी पर्सनैलिटी से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी नजर आती है, जिसकी हाइट लगभग 5 फीट 11 इंच के आसपास की थी, जो देखने में काफी लंबी और जिसकी पर्सनैलिटी काफी परफेक्ट तरीके की लग रही थी। उसे लड़की का खूबसूरत चेहरा और उसकी काफी आकर्षक शरीर की बनावट देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसे लड़की ने वैसे तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था, लेकिन उसके यूनिफॉर्म पहनने का तरीका बाकी सभी स्कूल की लड़कियों या फिर लड़कों से काफी अलग था। बिल्कुल किसी नॉर्मल स्कूल लड़की की तरह उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी, लेकिन ऊपर उसके शर्ट के बटन खुले थे, जिनके अंदर उसे खूबसूरत लड़की ने एक काफी ब्रांडेड सा दिखने वाला गुची का शर्ट डाला हुआ था। उसके कपड़ों के ब्रांड और उसके हाथों में पहने घड़ी और पैरों में पहने जूते को देखिए साफ साफ पता चल रहा था कि मीरा शर्मा के सामने खड़ी यह लड़की काफी अमीर परिवार से आती है। हालांकि उसके बात करने के तरीके और उसके कपड़े पहनने के तरीके बिल्कुल किसी लोफर लड़के की तरह लग रहे थे। रिया कपूर, न जाने क्यों लेकिन बिना कुछ सोच समझ ही मीरा के मुंह से उसे खूबसूरत लड़की का नाम अपने आप ही बाहर निकल आया। चलो ये तो बेहतर है कि तुम्हारी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें मैं अब भी अच्छी तरीके से याद हूँ। मैंने सुना कुछ दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट में आने की वजह से तुम्हारे सर पर काफी गहरी चोट लगी थी, लेकिन तुमने अभी अभी जिस तरीके से मीरा नाम पुकारा उससे तो यही लगता है कि तुम्हें सब कुछ काफी अच्छी तरीके से याद है। ओह मीरा, तो तुमने फाइनली स्कूल लौटने का फैसला कर ही लिया। चलो बेहतर है, वैसे भी मैं आजकल स्कूल में कुछ घटिया किस्म के और उनके लिए चेहरे वाले लोगों को देख देख कर काफी ज्यादा बोरियत और इरिटेशन महसूस कर रही थी। तुम्हें साथ से मालूम ना हो, लेकिन इस स्कूल में मैं बीते कुछ दिनों में काफी सारे बहुत ही हद से ज्यादा बेशर्म लोग अपनी आंखों से देखे हैं, जिन लोगों ने तो पहले खुद बहुत ही घटिया और गंदी हरकत की, लेकिन समय आने पर अपनी गलती का पछतावा और उसके लिए माफी मांगने के बजाय मैं अपनी खुली आंखों से देख सकती हूँ।
मीरा से अपनी बातें कहते वक्त अचानक रिया पीछे से चलते हुए मीरा के पास आई और मीरा के बिल्कुल ठीक सामने खड़े शेखर की तरफ अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए इनडायरेक्ट तरीके से शेखर को टारगेट करते हुए कहा, मीरा, और क्या तुम जानती हो इस वक्त मुझे यहाँ पर भी कुछ घटिया और बेशर्म लोगों की एक अजीब सी गंदी प्रेजेंस महसूस हो रही है। क्या कहा तुमने रिया? तुम अब अपनी हदें ज्यादा पर कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ मिस्टर कपूर की बेटी होने की वजह से सभी लोग तुम्हारी कोई भी बकवास सुनते रहेंगे? ये स्कूल है, ना कि तुम्हारा कोई घर जहां तुम जब चाहे ऐसे बकवास अपनी एंट्री ले सको। तो क्या ये तेरे बाप का है? शेखर इस वक्त मीरा और रिया कपूर के साथ बिल्कुल स्कूल के कॉरिडोर में खड़े था, जिसकी वजह से आसपास से गुजर रहे लगभग सभी स्टूडेंट्स की नजरें उन तीनों की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। और अचानक इस वक्त रिया ने जिस अंदाज में तुरंत शेखर की बातों का पलटकर जवाब दिया, उसे आसपास से गुजर रहे बाकी काफी सारे स्टूडेंट का ध्यान अपने आप ही उन दोनों के बीच में हो रहे कन्वर्सेशन पर खींचा चला आया। शेखर ने इस स्कूल में अपनी एक काफी अच्छी और गुड बॉय की इमेज बना रखी थी। दरअसल इस स्कूल के काफी सारे लोगों को तो यह मालूम तक नहीं था कि मीरा और शेखर एक वक्त पर एक दूसरे के साथ डेटिंग वाले रिलेशनशिप में थे। दरअसल बीते समय में मीरा शर्मा को डेट करने का जब शेखर नाटक कर रहा था, उस वक्त उसने मीरा को अपने और खुद के बीच के रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी कैसी भी बातचीत करने से बिल्कुल मना कर दिया था, जिसकी वजह से सीधी शादी मीरा शर्मा भी बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ शेखर की हर एक बातों में हमें भर दिया करती थी। और अचानक मीरा शर्मा के हुए एक्सीडेंट के पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि शेखर और मीरा की अपनी ही चचेरी बहन काव्य थी, जिन्होंने मीरा की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया था। मीरा शर्मा इस खूबसूरत और अट्रैक्टिव फिगर वाली लड़की को काफी अच्छी तरीके से जानती थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस शहर की एक मल्टी मिलियनेयर कंपनी के मालिक मिस्टर कपूर की बेटी रिया कपूर थी। प्रिया कपूर अपने पिता मिस्टर कपूर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग इस स्कूल में सिर्फ अपनी बदमाशियां और हर वक्त परेशानी खड़े करने की वजह से काफी ज्यादा फेमस थी। उसके द्वारा की गई परेशानियों की वजह से काफी सारे टीचर्स भी बहुत ही ज्यादा अक्सर नाराज रहा करते थे। हालांकि रिया के खिलाफ इतने सारे टीचर्स के होने के बावजूद भी उनमें से किसी ने कभी भी रिया के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं की। नहीं स्कूल ने रिया को कभी बाहर निकालने के बारे में कभी सोचा भी। इसके पीछे बस एक और साफ साफ वजह थी, और वो कुछ और नहीं बल्कि रिया कपूर के पिता मिस्टर कपूर थे, जिन्होंने इस स्कूल के एक काफी बड़े हिस्से को अपने बेटी के नाम पर ट्रस्ट को दान दे दिया था। अचानक एक पल पहले रिया ने शेखर के सामने जिस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हुए उसके पिता को बीच में लाया, उस शेखर अब अचानक से काफी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वैसे तो शेखर और मीरा शर्मा की चचेरी बहन दोनों ही एक अच्छे खासे अमीर परिवार से आया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बीच और कपूर परिवार के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था। कहने को तो उन सभी लोगों के परिवार अमीर थे, लेकिन उनके बीच भी एक रैंकिंग थी, जिसमें शेखर और काव्य का परिवार रिया कपूर के खानदान के आसपास तक नहीं था। और यही वजह थी जिसके कारण शेखर, जो कि अपने आप में ही एक काफी घमंडी और अक्रूर लड़का था, वो इस वक्त रिया कपूर के अपने लिए इतने कठोर शब्दों को सुनने के बावजूद भी अपने मुंह बंद किए हुए था। हालांकि रिया के मुंह से इतने सारे स्टूडेंट के बीचों बीच अपने पिता के बारे में ऐसी अपमानजनक शब्दों को सुनकर शेखर अपना आपा खो बैठा और उसने गुस्से में रिया कपूर की तरफ उससे चिल्लाकर कुछ कहने की कोशिश की। रिया, तुमने अब सच में अपनी हदें पार कर दी है, जिसकी कोई माफी नहीं है। हालांकि तभी अचानक रिया ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से शेखर बीच में ही बिल्कुल चुप हो गया। अब आगे एपिसोड 36। कहने को तो उन सभी लोगों के परिवार अमीर थे, लेकिन उनके बीच भी एक रैंकिंग थी, जिसमें शेखर और काव्य का परिवार रिया कपूर के खानदान के आसपास तक नहीं था। और यही वजह थी जिसके कारण शेखर, जो कि अपने आप में ही एक काफी घमंडी और अक्रूर लड़का था, वो इस वक्त रिया कपूर के अपने लिए इतने कठोर शब्दों को सुनने के बावजूद भी अपने मुंह बंद किए हुए था। हालांकि रिया के मुंह से इतने सारे स्टूडेंट के बीचों बीच अपने पिता के बारे में ऐसी अपमानजनक शब्दों को सुनकर शेखर अपना आपा खो बैठा और उसने गुस्से में रिया कपूर की तरफ उससे चिल्लाकर कुछ कहने की कोशिश की। रिया, तुमने अब सच में अपनी हदें पार कर दी है, जिसकी कोई माफी नहीं है। हालांकि तभी अचानक रिया ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से शेखर बीच में ही बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि रिया कपूर ने तुरंत शेखर की बातों को बीच में ही टोकते हुए कहा, हाय शेखर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कोई कमजोर और अबला लड़की समझ रहे हो? अच्छा होगा तुम अपनी इस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर कर लो, क्योंकि मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि तुम्हारी चिकनी चिकनी बातों में आ जाऊं या फिर तुम्हारे एक बार भारी आवाज में कुछ कहने से तुमसे डर कर कांपने लगूं। जिस वक्त रिया कपूर शेखर के सामने खड़े होकर उससे बिना हिचकिचाए सभी बातें कह रही थी, वहीं से कर चुपचाप रिया की इन बातों को अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बर्दाश्त कर रहा था। शेखर रिया के इशारे को काफी अच्छी तरीके से समझ रहा था। वो बार बार मीरा शर्मा की तरफ इशारा करते हुए कमजोर लड़की के बारे में बातें कर रही थी, और उसकी बातों का साफ मतलब था कि वो मीरा शर्मा जैसी लड़की नहीं जो कि कोमल हो और सिर्फ शेखर की चिकनी चिकनी बातों में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाए।
इस वक्त मीरा शर्मा बिल्कुल बिना कुछ कहे चुपचाप वहीं खड़े होकर रिया कपूर और शेखर के बीच हो रही इन बातों को आराम से अपने हाथों को मरे हुए खड़े होकर यह सारा तमाशा देख रही थी। जहां तक जानवी को मीरा शर्मा के पेस्ट की मेमोरीज याद थी, उसे हिसाब से मीरा शर्मा और रिया कपूर के बीच कोई उतना खास दोस्ती वाला संबंध नहीं था। दरअसल रिया कपूर तो बिल्कुल शेखर की तरह ही मीरा के साथ उसके क्लास में भी नहीं थी, बल्कि वो उसके ठीक बगल वाले क्लास की लड़की थी। हालांकि मीरा काफी अच्छी तरीके से रिया कपूर के बारे में जानती थी, क्योंकि रिया इस स्कूल की एक काफी फेमस स्टूडेंट थी, जो कि रईस होने के साथ साथ अपनी बदतमीजियों और शैतानियों के लिए पूरे स्कूल भर में फेमस थी। मीरा का एक्सीडेंट होने से पहले भी वो कभी कभी रिया कपूर के सामने आ जाया करती थी, और उन दोनों के बीच 1 से 2 बार किसी प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत भी हुई थी। हालांकि इस वक्त देखने में जिस अंदाज में रिया मीरा को लेकर शेखर से बातें कर रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि रिया कपूर मीरा को काफी अच्छी तरीके से जानती हो। ट्रिंग ट्रिंग हैश हैश हैश। इस वक्त रिया कपूर देखने में काफी ज्यादा मूड में लग रही थी। उसकी बातों को सुनकर लग रहा था जैसे वो आज शेखर को काफी खड़ी खोटी सुनाने वाली थी। हालांकि तभी अचानक स्कूल के बल की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। इस वक्त अचानक कॉरिडोर में घुस रही इस बिल की आवाज को सुनकर शेखर के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया। उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे इस बज रही घंटी में उसे किसी शिकारी के सामने से बचा लिया हो। शेखर कब से कैसे भी कुछ बहाना बनाकर यहां से बिना अपनी बेइज्जती करवाए हुए रिया कपूर और मीरा शर्मा के सामने से दूर जाना चाहता था। हालांकि अगर वो उन लोगों के सामने से उसे वक्त चला जाता जब वो दोनों शेखर को टारगेट कर रही थी, तो शेखर की इमेज बाकी सभी स्टूडेंट्स के सामने खराब बन सकती थी। शेखर यूं ही अपना मुंह छुपाकर उन दोनों लड़कियों से भाग नहीं सकता था। हालांकि इस घंटी की आवाज में शेखर को अब एक बहाना दे दिया था, जिसका उसने बड़े ही अच्छे तरीके से फायदा उठाया। रिया कपूर, तुम सच में बिल्कुल वैसी ही हो जैसा सभी लोग तुम्हारे बारे में रहते हैं। तुम अपने पैसों और अपनी फैमिली की बैकग्राउंड के नशे में इतनी ज्यादा चूर हो चुकी हो कि तुम्हें दूसरों से बात करने तक की तमीज नहीं। मैं इस वक्त तुम्हारी इन बातों का जवाब तो अच्छी तरीके से देना चाहता था, लेकिन लगता है मैं ऐसा अभी फिलहाल के लिए नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने क्लासेस के लिए जाना होगा। उम्मीद है कि मुझे आज के दिन तुम्हारा ये चेहरा दोबारा ना देखना पड़े। अपनी इतनी बातें रिया कपूर से खाने के बाद शेखर बिना रिया को कुछ जवाब देने का मौका देते हुए तुरंत वहां से पलटकर अपने रास्ते सीडीओ की तरफ बड़े ही रफ्तार में जाने लगा। और कॉरिडोर में मौजूद लेफ्ट साइड में बने सीडीओ के पास पहुंचकर एक बार पलटकर शेखर ने मीरा शर्मा की तरफ देखा। इस वक्त शेखर के चेहरे के हाव भाव को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो मीरा से कुछ बातें करना चाहता हूं, लेकिन तभी उसके बगल में रिया को देख शेखर तुरंत अपना मुंह गुस्से के साथ भरते हुए तुरंत वहां से सीडीओ पर चढ़कर उन दोनों की नजरों से दूर चला जाता है। शहर के वहां से अपना मुंह छुपाकर भाग खड़े होने के बाद अब कॉरिडोर में बिल्कुल ठीक एक दूसरे के आमने सामने मीरा शर्मा और रिया कपूर दोनों खड़े थे। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है जो तुम यूं घूर घूर कर मुझे देखे जा रही हो? क्या तुम्हें अपने क्लास के लिए डर नहीं हो रहा? चलो हमें अपनी क्लास के लिए भागना चाहिए। अपने सामने खड़ी मीरा को यूं ही बिना कुछ कहे अपने तरफ घूरते हुआ देख एक पल के लिए तो कुछ नहीं रहती। हालांकि तभी तुरंत रिया को एक आइडिया आया और उसने तुरंत मीरा शर्मा के आंखों के बिल्कुल ठीक सामने अपने हाथों को हिलाते हुए उसे अपने साथ अपने क्लास में जाने का इशारा करते हुए जल्द से जल्द चलने की बात कही। मीरा अपने सामने खड़ी इस रिया कपूर नाम की खूबसूरत नौजवान लड़की के हाव भाव और बात करने के तरीके को देख काफी ज्यादा इंप्रेस लग रही थी। अब आगे एपिसोड 37। शेखर के वहां से अपना मुंह छुपाकर भाग खड़े होने के बाद अब कॉरिडोर में बिल्कुल ठीक एक दूसरे के आमने सामने मीरा शर्मा और रिया कपूर दोनों खड़े थे। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है जो तुम यूं घूर घूर कर मुझे देखे जा रही हो? क्या तुम्हें अपने क्लास के लिए डर नहीं हो रहा? चलो हमें अपनी क्लास के लिए भागना चाहिए। अपने सामने खड़ी मीरा को यूं ही बिना कुछ कहे अपने तरफ घूरते हुआ देख एक पल के लिए तो कुछ नहीं रहती। हालांकि तभी तुरंत रिया को एक आइडिया आया और उसने तुरंत मीरा शर्मा के आंखों के बिल्कुल ठीक सामने अपने हाथों को हिलाते हुए उसे अपने साथ अपने क्लास में जाने का इशारा करते हुए जल्द से जल्द चलने की बात कही। मीरा अपने सामने खड़ी इस रिया कपूर नाम की इस खूबसूरत नौजवान लड़की के हाव भाव और बात करने के तरीके को देख काफी ज्यादा इंप्रेस लग रही थी। अपनी क्लास की तरफ जाने के वक्त मीरा रिया कपूर को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। दरअसल मीरा ने रिया कपूर के इस स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के पीछे रिया के मासूम और नादान छिपे हुए चेहरे को देख लिया था। मीरा को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि रिया अपने आप को बाकी सभी लोगों के सामने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती है वो असलियत में उसे बिल्कुल अलग है। मीरा शर्मा ने अपनी पिछले जन्म की छोटी सी जिंदगी में ही काफी अच्छी खासी दुनियादारी देख ली थी और उसे लोगों के बात और बर्ताव करने के तरीके से भी अंदाजा लग जाता था कि वो इंसान कैसा है और क्या कर सकता है। और इस वक्त मीरा शर्मा को बिल्कुल ऐसा ही साफ साफ रिया कपूर के अजीब और बदतमीजी कर रहे तरीकों में दिखाई पड़ रही थी। रिया कपूर असलियत में एक अच्छे दिल की लड़की थी
जो किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करती थी, यहाँ तक कि मीरा शर्मा ने इसे अपनी यादों में भी पाया था। रिया ने पास्ट में भी जब मीरा रेखा और उसके दोस्तों के दोबारा बुली की जाती थी, तब भी रिया उन लड़कियों से यूं ही बिना किसी बात के उन सभी से पंगे लेकर उन लोगों को मीरा से दूर कर दिया करती थी, जिसे शायद मीरा शर्मा ने उस वक्त नोटिस ना किया हो, लेकिन जाह्नवी ने ये सब एक खुली किताब की तरह देख लिया था। कुछ वक्त बिना कुछ कहे मीरा रिया कपूर के पीछे चलती रही। तभी उसी वक्त सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंच रिया अचानक रुकती है और फिर पलटकर मीरा की तरफ देख उससे कहती है, हे, क्या अब तुम मेरे साथ मेरे क्लास तक आने वाली हो? क्या? मीरा के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और उसने आश्चर्य के साथ रिया से उसके ऐसा कहने की पीछे की वजह पूछी। हालांकि तभी अचानक रिया इससे पहले कि कुछ कह पाती कि तभी मीरा शर्मा की नजर अपने आंखों के सामने कॉरिडोर के उस हिस्से में मौजूद एक दरवाजे पर पड़ी, जिसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। दर्शन, यह मीरा शर्मा का क्लासरूम था, जिसे देखकर मीरा शर्मा एक पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। क्या हुआ? तुम अचानक अपने ख्यालों में क्यों खो गई? तुम्हें स्कूल गैप किए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुम तो ऐसे अपनी क्लासरूम के दरवाजे को देखकर रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम सालों बाद अपनी क्लास ज्वाइन कर रही हो। रिया ने मीरा के चेहरे पर अचानक बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराते हुए उससे यह बात कही। कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या? मीरा की बात रिया को थोड़ी अजीब लगी। हालांकि अपने कलाइयों पर बांधी अपनी एक ब्रांडेड और महंगी दिखने वाली घड़ी में समय देखकर रिया ने अपने बिल्कुल ठीक सामने खड़ी मीरा शर्मा की बातों को नजरअंदाज करते हुए पलटकर आगे की ओर जाते हुए मीरा से कहा, हाँ, मीरा शर्मा, तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़की लगती हो। चलो, तुमसे बात करने में मजा आएगा। फिलहाल तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए, क्योंकि अब क्लास शुरू होने वाली ही होगी। इतना कहने के साथ ही रिया कपूर मीरा के बिल्कुल ठीक क्लास के बगल में मौजूद एक दूसरी क्लास में दरवाजा खोलकर अंदर की ओर चली गई। इसके बाद मीरा भी अपने सामने के दरवाजे को देख उसकी ओर बढ़ी और अपना पहला कदम मन में कुछ अच्छे ख्यालों के साथ रखा। फाइनली अब मीरा कुछ समय के लिए आराम से एक नॉर्मल लाइफ में लौटने वाली थी, जहां उसे किसी भी तरीके की बेटू की बातों पर अक्सर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। इन्हीं सभी ख्यालों के साथ मीरा शर्मा क्लासरूम में अपना पहला कदम रखती है। हालांकि मीरा शर्मा को जल्द ही क्लास में अपने पहले कदम रखते हैं इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने अपने मन में जो शांति भरी जिंदगी के बारे में अभी अभी सोचा था, वो इतनी जल्दी उसे हासिल नहीं होने वाली। क्योंकि इस वक्त क्लासरूम में कदम रखते हैं, क्लास में मौजूद लगभग सभी स्टूडेंट्स घूर घूर कर मीरा शर्मा की ओर देखने लगे और एक दूसरे से मीरा शर्मा को लेकर कुछ बातचीत करने लगे। हालांकि मीरा के लिए ये बातें इतनी आश्चर्य भरी नहीं थी। वो कुछ दिनों तक अपने एक्सीडेंट की वजह से स्कूल नहीं आ पाई थी, तो फिर उसे देखकर ऐसा रिएक्शन आना लाजमी था। हालांकि वही उसी क्लास में मौजूद एक तरफ लड़कियों का रो मौजूद था, जहां सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थी, वही आखिरी की बेंच पर बैठी हुई 3 लड़कियों की नजर इस वक्त मीरा की ओर घूर घूर कर उसे देखे जा रही थी। ये तीनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि उनमें से 2 सोनी और रेखा थी, जो कि पिछली शाम ही मीरा को रायचंद ज्वेलरी स्टोर के बाहर मिली थी। हालांकि उन दोनों के बिल्कुल बगल में ही बैठी हुई एक और लड़की जो कि मीरा का ध्यान अपनी ओर काफी ज्यादा खींच रही थी, यह कोई और नहीं बल्कि इन तीनों लड़कियों की ग्रुप की लीडर और मीरा शर्मा की इस क्लासरूम की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर लड़की किरण थी। अब आगे एपिसोड 38। इस वक्त मीरा शर्मा को क्लास के दरवाजे पर खड़े देखकर वो लड़कियां ऐसे उसे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे कि मीरा ने उनका कोई बहुत ही बड़ा कीमती सामान उनसे चुरा लिया हो। उनकी नजरों में मीरा के लिए एक हीन भावना नजर आ रही थी। वैसे तो मीरा शर्मा ने पिछली शाम रेखा और सोनी को अपनी ताकत दिखाते हुए एक चेतावनी पहले ही दे दी थी कि वो मीरा से जितना दूर रहे उन दोनों के लिए वो उतना ही बेहतर हो। हालांकि कल जो 2 लड़कियां मीरा को देखकर शाम के वक्त इतनी ज्यादा डरी हुई और नर्वस लग रही थी, आज वही इस वक्त फिर से मीरा शर्मा की ओर अपनी नजरों में उसके लिए नफरत की भावना लेकर उसकी ओर घूर घूर कर देख रही थी। वैसे इसका मतलब यह नहीं था कि उन लोगों की नजरों में मीरा को लेकर डर की भावना नहीं थी, लेकिन इस वक्त उन लोगों के अंदर आए कॉन्फिडेंट की पीछे की वजह उनके ठीक बीच में बैठी हुई किरण थी। वैसे तो ये जगह खाने के लिए एक स्कूल था, लेकिन यहाँ पर भी दुनिया के रीति रिवाज लागू होते थे। यहाँ लगभग हर बच्चों के बीच में भी एक किस्म की हायरार्की थी, जो कि उन लोगों के टैलेंट या फिर उनकी एकेडमिक्स के ऊपर नहीं बल्कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस पर थी, जो कि उनके पेरेंट्स के पास मौजूद पैसों से होती थी। ये एक सिस्टम था जो कि स्कूल में हर एक जगह पर मौजूद था, लेकिन बाहर लोगों की नजरों से बिल्कुल छिपा हुआ। ये सिस्टम ही एक वजह थी जिसके कारण कुछ समय पहले रिया कपूर के द्वारा सरेआम कॉरिडोर में शेखर को बेइज्जत किए जाने के बावजूद भी शेखर ने पलटकर रिया कपूर से कुछ कहने की या फिर उसकी बातों का जवाब देने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि रिया कपूर अपनी पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से इस सिस्टम के टॉप प्लेयर्स में से एक थी। ऐसा ही हाल कुछ मीरा शर्मा की इस क्लास में भी था। किरण नाम की यह लड़की एक काफी रईस परिवार से आई थी। हालांकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड रिया कपूर के इतना तो स्ट्रांग नहीं था।
लेकिन वो फिर भी अपनी क्लास की टॉप मोस्ट पॉपुलर और फाइनेंशियली स्ट्रांग स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से वो इस क्लास की एक तरीके से लीडर थी। और यही वो कारण था जिसकी वजह से मीरा शर्मा से इतनी खौफ में होने के बावजूद भी रेखा और सोनी दोनों ही इस वक्त किरण के बिल्कुल साथ मौजूद थे और डटकर मीरा शर्मा का सामना करने के लिए तैयार थे। वैसे तो वो दोनों लड़कियां मीरा शर्मा के मुकाबले काफी ज्यादा अमीर परिवार से आई थी, लेकिन किरण के सामने उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था जैसा कि मीरा का उन लोगों के सामने। मीरा शर्मा इस वक्त अंदर ही अंदर अपने सामने उन तीनों लड़कियों को उसकी ओर घोटन देख मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेखा और सोनी वही दो लड़कियां हैं जो कि कल उसके सामने ठीक से डर वजह से खरीदी नहीं हो पा रही थी। अपने मन में इस स्कूल के सिस्टम को सोच सोच कर मुस्कुराते हुए मीरा उन तीनों लड़कियों को नजरअंदाज करती हुई क्लास के अंदर आती है और बिना किसी स्टूडेंट की तरफ ध्यान दिए हुए चुपचाप आखिरी में मौजूद 2 सीट वाली अपनी बेंच की तरफ बढ़ती है। मीरा शर्मा एक एवरेज स्टूडेंट थी जो कि ना ही तो किसी रईस परिवार से आई थी और ना ही स्कूल के उन टॉप रैंकिंग बच्चों में जो कि थोड़े आम परिवार से होने के बावजूद भी कुछ स्पेशल थे। क्रीक मीरा शर्मा लास्ट में मौजूद अपने बेंच पर जाकर कुर्सी को पीछे करते हुए उसे पर बैठ गई। इस वक्त मीरा के बिल्कुल ठीक बगल में मौजूद दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई लड़की ने अचानक मीरा को अपने पास बैठते हुए देखा, उसे उसका नाम लेकर पुकारा। मीरा, तो तुम फाइनली अब वापस स्कूल आ ही गई, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कुछ दिनों पहले तुम्हारा अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुमसे पहले ही कहा था ना मीरा उस शहर से दूर रहने के लिए। अपने बगल से आई इस आवाज को सुनते ही मीरा ने पलट कर देखा। एक सिंपल और शांत किस्म की दिखने वाली लड़की, काले घने बाल और काली बड़ी बड़ी आंखों के साथ खूबसूरत चेहरा। शीतल। वैसे तो मीरा शर्मा का उसके एस क्लास रूम में कोई भी दोस्त नहीं था जिससे कि मीरा पेस्ट में कभी बातचीत किया करती थी, बस एकमात्र शीतल को छोड़कर जो कि उसके बगल में बैठने वाली उसकी एक बेंच पार्टनर थी। शीतल बिल्कुल मीरा शर्मा की तरह ही एक आम परिवार से आई थी और उसके भी परिवार वाले काफी गरीब थे। उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, तो वही उसके पिता घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी का काम किया करते थे। एक तरीके से कहा जाए तो ये दोनों लड़कियां अपने फाइनेंशियल स्टेटस और अपनी किस्मत की वजह से एक काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। शीतल को मीरा शर्मा की असलियत में परवाह थी और मीरा शर्मा इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी। हाँ, मेरे लिए इतनी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शीतल, लेकिन हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तुम्हें उन सभी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मीरा शर्मा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कुराहट के साथ शीतल की बातों का जवाब दिया। हालांकि मीरा इस वक्त शीतल से अपनी बातें कह ही रही थी कि तभी अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर किसी की एंट्री हुई, जिसे देखते ही सारे स्टूडेंट जो कि क्लास में इस वक्त मौजूद थे अपने अपने सीट पर अचानक से खड़े हो गए और सभी ने एक साथ अपने सामने खड़े उसी शख्स को ग्रेट किया। ग्रीटिंग मैडम। इस वक्त जो शख्स मीरा के क्लासरूम में इंटर हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मीरा शर्मा की क्लास टीचर मिसेस रीता थी, जिन्हें देखते ही बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ मीरा भी अपनी सीट पर खड़े होकर उन्हें ग्रेट करने लगी। मिसेस रीता ने क्लास में आते ही अपने हाथ में थामे हुए एक रजिस्टर को क्लास के सबसे आगे लगे एक टेबल पर रखा और बोर्ड के ठीक सामने खड़े होते हुए उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को अपनी जगह पर बैठ जाने के लिए कहा, जिसके साथ सभी स्टूडेंट्स अपने जगह पर वापस एक धन्यवाद के साथ बैठ गए। हालांकि तभी अचानक मिसेस रीता की नजर मीरा पर पड़ी, जिसे देखते हैं उन्होंने अपने चेहरे पर एक आश्चर्य भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, मीरा, तो तुम वापस लौट आए। अब आगे एपिसोड 39। इस वक्त सीता मैं के क्लास में एंट्री लेते ही पूरी क्लास में एक बिल्कुल शांत माहौल बन चुका था। कुछ समय पहले जो बच्चे एक दूसरे से काफी ज्यादा शोर शराबे के साथ बातचीत कर रहे थे वो सब अब अपने जगह पर बिल्कुल किसी भीगी भीगी की तरह शांत बैठे हुए थे। रीता मैडम ने अपने रजिस्टर को सामने बोर्ड के बिल्कुल ठीक नीचे रखे टेबल पर रखा और क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स की तरफ एक बार अपनी नजर फेरी, जिसमें अचानक उनकी आंखों के सामने एक चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही उनके एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए और उन्होंने बड़े ही हैरानी के साथ कहा, मीरा, तो तुम वापस लौट आए। न जाने क्यों लेकिन अचानक क्लास में बैठी मीरा शर्मा का चेहरा देखते हैं उन्होंने बड़े ही आश्चर्य के साथ मीरा से यह सवाल किया, जिसके बाद वो एक पल के लिए बिल्कुल शांत होकर मीरा की तरफ देखती है और फिर अचानक से मीरा को फिर आगे कहती है, मीरा, 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्लास टीचर ने मीरा को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। अचानक अपने क्लास टीचर को यूं मीरा का नाम पुकारकर उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहते सुनकर सभी बच्चों की नजर क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर बैठी हुई मीरा शर्मा की तरफ खींची चली गई, जिसके बाद क्लास में मौजूद सभी बच्चे मीरा शर्मा की तरफ घूर घूर कर देखने लगे, जिनमें से एक मीरा के ठीक बगल में बैठी हुई मीरा की दोस्त शीतल भी थी। हालांकि शीतल की नजरों में मीरा के लिए बाकी सभी स्टूडेंट्स से अलग एक चिंता की भावना नजर आ रही थी। उसने मीरा का नाम थोड़े चिंता भरे अंदाज में पुकारा, मीरा तुम। इस वक्त अपनी क्लास टीचर के द्वारा सिर्फ मीरा को पुकारे जाने पर सभी बच्चों के ऐसे रिएक्शन के पीछे एक वजह थी,
दरअसल प्रीत मैडम अपनी सख्त और बड़े ही गंभीर विचारों के लिए पूरे स्कूल में फेमस थी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लास टीचर भी थी। यही वजह थी जिसके कारण अभी सब बच्चे मीरा की तरफ ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जरूर रीता मैडम बाहर जाकर मीरा की अच्छी खासी क्लास लेने वाली है। हालांकि उनसे भी बच्चों के ख्यालों से बिल्कुल अलग नीरज शर्मा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने कुर्सी से उठाते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं शीतल, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वैसे तो मीरा शर्मा की यह क्लास टीचर रीता मैडम एक काफी स्ट्रिक्ट टीचर थी, जो अपने क्लास में सबसे ऊपर डिसिप्लिन को रखा करती थी। उन्हें अपने क्लास के स्टूडेंट बिल्कुल परफेक्ट ही पसंद थे। अगर कोई भी उनकी कही गई बातों को नजरअंदाज करता या फिर उनके रूल्स के खिलाफ जाता तो वो उन्हें बराबर सजा दिया करती थी। हालांकि रीता मैम के इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी मीरा को यह मैडम काफी ज्यादा पसंद थी। दरअसल ऋचा में एक बहुत ही अच्छी क्लास टीचर थी, जो कि कभी भी अपनी क्लास में मौजूद अमीर और गरीब बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया करती थी। उनके लिए उनकी नजरों में सारे बच्चे एक समान थे, जिस बात के लिए मीरा शर्मा यहाँ तक कि जानवी खुराना भी उनकी दिल से रिस्पेक्ट किया करती थी। यस मैम, चारों तरफ से घूरती हुई अपनी तरफ स्टूडेंट की नजरों के बीच से होते हुए मीरा शर्मा अपने क्लास टीचर के कहे अनुसार उनके साथ क्लास के बाहर चुपचाप चली जाती है। शायद मीरा को अच्छी तरीके से अंदाजा था कि मिसेज रीता उससे किस बारे में बातें करना चाहती है। क्लास के बाहर कॉरिडोर में पहुंचते ही मिसेज रीता पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं। उन्हें बिल्कुल उनके ठीक सामने से मीरा शर्मा क्लास के उसे दरवाजे से चलकर बाहर की ओर आई हुई नजर आती है। मीरा, क्या तुम ठीक हो? मीरा के सामने आते ही रीता मैंने उसे तुरंत थोड़े हड़बड़ाहट के साथ सवाल किया। वैसे तो कल शाम मेरी तुम्हारी माँ मिसेज राधिका शर्मा से फोन पर बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि तुम आज से स्कूल ज्वाइन करने वाली हो। लेकिन जहां तक मैंने सुना था, तुम्हारा तो बस कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़ा कर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें इमरजेंसी में अस्पताल में तक एडमिट होना पड़ा था। और शायद डॉक्टर ने तुम्हारे सर्जरी के लिए भी तुम्हारी माँ से बातें की थी, जिसकी वजह से शायद तुम्हें 1 से लेकर 1.5 महीने तक की स्कूल की एक लंबी छुट्टी लेनी पड़ती। लेकिन आज तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे तो वह सारी की सारी बातें एक अफवाह जैसी लग रही है। अपने क्लास टीचर के द्वारा पूछे गए इन सवालों को सुनकर मीरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत रहती है और फिर कुछ सोचने के बाद अपने मुंह से हल्के से शब्दों में अपनी टीचर की बातों का जवाब देते हुए मीरा ने कहा, मैडम, दरअसल वो बात ऐसी है कि मेरा एक्सीडेंट तो सच में हुआ था और मैं अस्पताल में एडमिट भी हुई थी, जहां पर डॉक्टर ने मेरी खराब हालत देखकर मेरे ऑपरेशन की सलाह भी मेरी मां को दी थी और उसे वक्त मेरे जल्दी ठीक होने के आसार भी बहुत कम थे। हालांकि न जाने कैसे शायद ईश्वर की कृपा से अचानक से मुझे होश आ गया और उसके साथ ही डॉक्टर ने जिस चीज को लेकर मेरी सर्जरी करने की बात कही थी, उसी दिन वह भी जरूरत खत्म हो गई। अच्छा, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। मानना पड़ेगा ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हालांकि मेरा मैं इस बात को लेकर खुश हूं कि तुम जल्द से जल्द अपने एक्सीडेंट से रिकवर हो गई और ठीक होने के साथ ही तुमने बिना मतलब के अपना समय इधर उधर बर्बाद करने के बजाय तुमने अपने आने वाले ग्रेजुएशन एग्जाम को नजर में रखते हुए स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया। सच में अभी तुम्हें अपनी आंखों के सामने ऐसे मुस्कुराता हुआ खड़े देख मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारा बस कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि चलो अब इन सभी बातों को छोड़ दो, तुम्हें आगे से अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी कि तुम क्लास में हो रही बेकार की बातों को नजरअंदाज करके अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। अब चलो, हमें क्लास में लौटना चाहिए। अब आगे एपिसोड 40। अपनी टीचर मैडम रीता की बातों का जवाब देने के बाद मीरा शर्मा अपनी मैडम के पीछे पीछे क्लास की तरफ वापस लौटती है, जहां उसे एक बार फिर अपने क्लास में बैठे हुए साथी स्टूडेंट की नजर अपनी ओर घूमते हुए दिखाई पड़ती है। इस वक्त मीरा की क्लास के सभी लड़के लड़कियां एक बार फिर से मीरा की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। वो सभी इस वक्त यही सोच रहे थे कि मैडम गीता ने मीरा शर्मा से क्या कहा होगा। उन्हें उम्मीद थी कि मैडम ने जरूर मीरा की लापरवाही और इतने दिनों तक एग्जाम करीब आने के बावजूद भी क्लास न आने को लेकर जरूर काफी सुनाया होगा। दर्शन क्लास में मौजूद काफी सारे स्टूडेंट को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि मीरा का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट तक हुआ था। इसी वजह से उन्हें मीरा के इस हम वक्त पर एब्सेंट करने के बारे में कोई भी बात मालूम नहीं थी। हालांकि मीरा क्लास में आते हैं इन सभी बच्चों को नजरअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर बिना किसी बदले हुए एक्सप्रेशन के चुपचाप अपने लास्ट बेंच पर मौजूद अपनी दोस्त शीतल के बगल में सीट की तरफ बढ़ती है। मीरा, क्या तुम ठीक तो हो? क्या मैडम ने तुमसे कुछ? मीरा को वापस अपने सीट पर लौटता देख उसकी दोस्त शीतल ने अपने चेहरे पर एक चिंता बड़े एक्सप्रेशन के साथ मीरा से सवाल किया। हालांकि इससे पहले कि वो मीरा से अपनी बात पूरी कह पाती, मीरा ने उसे बीच में ही टोकते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की सी छोटी मुस्कुराहट के साथ शीतल से कहा, शीतल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तबीयत के बारे में पूछा और मुझे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखने के लिए कहा है।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं, हाँ हाँ हाँ। मीरा शर्मा के जवाब को सुनकर शीतल ने एक राहत की सांस ली और फिर मुस्कुराहट के साथ वो दोनों हंसते हुए अपने बेंच पर बैठकर क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगे। उसी वक्त मीरा शर्मा को यूं शीतल से मुस्कुराते हुए बातें करता देख पास के ही बेंच पर अपनी दोनों दोस्तों के साथ बैठी हुई किरण काफी ज्यादा हैरान लग रही थी, क्योंकि उसने तो यह एक्सपेक्ट किया था कि मीरा को रीता मैडम से काफी अच्छी खासी डांट सुनने को मिली होगी, जिसकी वजह से वो जरूर अपना चेहरा रोने जैसा बनाकर क्लास में लौटी और बिल्कुल मायूस नजर आता, लेकिन यहाँ तो कुछ और उल्टा ही हो रहा था। ये क्या क्या मैडम ने इस भिखारी को कुछ कहा नहीं? यह इस वक्त इतना नॉर्मली मुस्कुरा क्यों रही है? इसके चेहरे को तो देख ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। मीरा को इस अजीब तरीके से बर्ताव करता देख रेखा ने किरण से अपनी बातें कही, जिसे सुनकर किरण एक पल के लिए बिल्कुल चुप रही और फिर अचानक उसने रेखा की बातों पर कहा, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही, ये काफी अजीब है। मुझे तो लगा था मैडम इस मीरा की अच्छे से क्लास लगाएंगे, लेकिन ये इस वक्त इतना मुस्कुरा क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हम लोगों के सामने ऐसा नाटक करने की कोशिश कर रही है कि जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो? मुझे यकीन है जरूर यही बात होगी। हाँ किरण, तुमने बिल्कुल सच कहा, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। देखो मैं इस मीरा शर्मा की अकल अभी कैसे ठिकाने लगती हूँ। तुम लोगों ने कहा था कि कल ये शहर की उस नामी रायचंद ज्वेलरी शॉप में गई थी, लगता है यह मीरा शर्मा अचानक उसे कर एक्सीडेंट के बाद अपनी औकात भूल चुकी है। हमें उसे उसकी औकात याद दिलानी चाहिए। अपने दोस्तों की बातों को सुनकर किरण ने अपने चेहरे पर एक शातिर भरी मुस्कुराहट के साथ रेखा और सोनी से यह बातें कहीं और फिर अचानक अपने धीमी आवाज को तेज करते हुए किरण ने कहा, रेखा, सोनी, क्या तुम दोनों जानती हो मैं आज तुम दोनों से एक काफी इंटरेस्टिंग बात कहने वाली हूँ। इधर आओ और मेरी बात सुनो। किरण ने जानबूझकर अपनी आवाज तेज करते हुए सोनी और रेखा को अपनी बात सुनने के लिए कहा। दर्शन वो इस तरीके से क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी और उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। सभी बच्चों का ध्यान अपने आप ही किरण की कही गई बातों की तरफ खींचा चला गया और वो तब पलटकर किरण की तरफ ही घूर घूर कर देखने लगे। जैसा किरण ने सोचा था इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। इसके बाद किरण ने अपने चेहरे पर उसे शैतानी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए मीरा शर्मा की तरफ अपनी तिरछी नजरों से देख अपनी बात कहानी शुरू करी। दोस्तों, मैं तुम्हें आज अपनी आंखों देखी कल की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या तुम लोगों को मालूम है, जब मैं कल स्कूल से वापस लौट रही थी उस वक्त मैं इस शहर के उत्तरी दिशा में अपने घर के रास्ते में पड़ने वाली एक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री पर नजर पड़ी, जहां मैं अचानक एक जाना पहचाना चेहरा देखा। दरअसल वहां मेरी एक दोस्त की मां उसे कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में लेबर का काम कर रही थी। उसे वक्त उनकी हालत देखने में काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उनके कपड़े कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से पूरी तरीके से गंदे हो रखे थे। उनके बाल धूल मिट्टी से भरे हुए थे और उनका चेहरा देखने में उनकी उम्र से काफी ज्यादा लग रहा था। उसे वक्त हमारी उसे क्लास साथी की मां को यूं कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में काम करता देख मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे दिल में एक तकलीफ सी हुई। हालांकि उसे वक्त उनकी वैसी हालत देखकर मेरा मन किया कि मैं अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे निकालकर उन्हें थमा दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती कि उनकी बेटी की क्लास साथी ने उन्हें उनकी गरीबी देखकर पैसे दान करने की कोशिश की है। इसी वजह से मैं उन्हें वहीं इस हालत में छोड़कर अपनी एयर कंडीशन कार में बैठकर आगे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा हैरान रह गई। क्या तुम लोग जानना चाहोगे मैंने क्या देखा? किरण ने अपनी आंखों को पूरी क्लास में मौजूद बच्चों की तरफ फिरते हुए बगल में बैठे हुए अपने दोनों दोस्तों से यह सवाल किया। किरण बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि इस वक्त वो इतना जोर से तो बोल ही रही थी कि क्लास के सभी बच्चे उसे अच्छी तरीके से सुन रहे हो। हाँ, क्यों नहीं किरण, हम सभी सुनना चाहेंगे। आखिर तुमने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा चौंक गई? क्या वो कोई इंसान था जिसके बारे में तुम बातें कर रही हो? अब तुम लोग इतना पूछ रहे हो तो मैं बात ही देता हूँ। दरअसल कल मैं अपनी माँ की जन्मदिन के लिए मैं शहर के सबसे बड़े रायचंद ज्वेलरी स्टोर से एक गिफ्ट लेने के लिए गई हुई थी। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं वहां पर हमारी क्लास की उस फ्रेंड को दिखा जिसकी माँ को मैंने कुछ समय पहले उस कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में लेबर का काम करते हुए देखा था। क्या किरण, तुम कहना क्या चाहती हो? वो लड़की जिसकी माँ कुछ समय पहले फैक्ट्री में एक मजदूर का काम कर रही थी, वो आखिरकार वैसे ज्वेलरी स्टोर में क्या करने के लिए जाएगी और उसे जैसी लड़की को वहां एंट्री भी क्यों मिलेगी? किरण की बातों को सुनने के बाद सोनी ने अनजान बनने का नाटक करते हुए अपनी बातें कही। इसके बाद रेखा ने आगे कुछ और बातों को जोड़ते हुए कहा, किरण, मुझे तुम्हारी कही हुई बात उतनी समझ नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वो लड़की अपनी माँ को वैसी हालत में छोड़कर वो लड़की वहां ज्वेलरी स्टोर में घूम रही थी? कहीं ऐसा क्यों नहीं कि उसे लड़की ने किसी शुगर डैडी को फंसाया है? मैंने सुना है आजकल खूबसूरत लड़कियां ऐसा बहुत कुछ करती है। वैसी लड़कियां अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके अमीर और पैसे वाले लोगों को फंसती है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वो क्लासमेट वैसी हरकत करती हो। ओ नो, पता नहीं, शायद ऐसा हो भी सकता है। अपने दोस्तों की बातों को सुनकर किरण ने उन्हें न करने के बजाय उल्टा उनकी बातों को संभावना में बदल दिया, जिसकी वजह से सभी को रेखा की यह बातें सच लगने लगी। क्या सच में? कौन थी वो? प्लीज अब हमें बताओ भी कि वो इंसान कौन थी। रेखा ने बारे ही एक्साइटमेंट के साथ किरण से सवाल किया, जिन्हें सुनकर किरण ने कुछ कहे बजाय ही वो चुपचाप अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी तिरछी नजरों से मीरा की तरफ घूर घूर कर देखने लगी, जिसकी किरण के बिना कुछ कहे बजाय ही क्लास के सभी लोगों की नजर अपने आप ही मीरा शर्मा के ऊपर चली गई और वो सभी किरण के द्वारा किए गए इशारे को समझ गए। किरण यहाँ जिस गरीब लड़की के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मीरा शर्मा थी। लेकिन आखिर किरण इन सभी बातों से कहना क्या चाहती थी? इस बात का एहसास मीरा को भी हो रहा था। वो जानती थी कि किरण इस वक्त बिना मीरा का नाम लिए हुए उसे बदनाम करना चाहती है। वैसे तो अगर किरण ने इस तरीके से मीरा से पास्ट में बर्ताव किया होता तो शायद मीरा शर्मा चुपचाप किरण की इन सभी बातों को सुनकर बर्दाश्त करते हुए बैठी रहती। लेकिन शायद किरण को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अब यह मीरा शर्मा पहले वाली मीरा की तरह नहीं रही। अब समय बदल चुका था। अचानक ना जाने क्यों लेकिन किरण के चेहरे की वो शैतानी मुस्कुराहट एक घबराहट भरे एक्सप्रेशन में बदल गई। उसकी आंखों में अचानक से एक डर सा नजर आने लगा। दरअसल किरण के इस वक्त इतनी घबराहट भरे रिएक्शन के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, जो कि इस वक्त अपनी चिल जैसी खून सी लाल आंखों से इस वक्त किरण की तरफ घूर घूर कर देखे जा रही थी। उसकी आंखों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से ही किरण को वाहन जलकर भस्म कर देगी। मीरा को अपनी तरफ ऐसे घूरता देख किरण ने अपने लड़खड़ते हुए लफ्जों से मीरा की तरफ देख कहा, तुम मीरा, तुम मेरी तरफ ऐसे घूरकर क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं ये तुम्हारे बारे में बातें कर रही हूँ? क्या तुम्हें आसमान में उड़ता हुआ हर एक तीर अपने ऊपर लेना जरूरी है? मैंने तो तुम्हारा अभी तक नाम भी नहीं लिया, इसलिए मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो जैसे कि मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे बारे में ये सारी बातें कही हो। हाँ, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? देखा नहीं? किरण को सपोर्ट करते हुए मीरा से कहा। हालांकि मीरा ने भी तुरंत पलटकर उन लोगों की बातों का जवाब देते हुए आगे कहा, किरण, रेखा, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अब तक ये कहा ही नहीं कि तुम लोगों ने अभी जो भी घटिया बकवास की वो सब मेरे बारे में थी। तुम दोनों अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? कहीं ये सच तो नहीं? क्या तुम दोनों इस वक्त अपने घटिया लफ्जों से यह बकवास बातें कहकर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि तुम अपनी बातों को कहते वक्त बार बार सिर्फ मेरे ही तरफ घूर घूर कर देखे जा रहे थे, जिससे कि मुझे अंदाजा है क्लास के लगभग सभी बच्चों को तुम्हारी बातों में उसी शख्स को लेकर मुझ पर ही शक हुआ होगा। क्यों, मैं सच कहा ना? रेखा और सोनी, तुम दोनों भी किरण की बातों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लग रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसे शाम वाली लड़की को मुझे मां बैठी हो? क्या तुम दोनों को कल शाम की वो बात अब तक समझ नहीं आई? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा।